हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों मैं विमल प्रजापति और इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं त्रिभुज की। ठीक है, जो कि ज्योमेट्री का आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिभुज। इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम त्रिभुज के इंट्रोडक्शन मतलब त्रिभुज का जो परिचय है, त्रिभुज है क्या, इसकी क्या कंडीशन है, कितने प्रकार के होते हैं, मतलब त्रिभुज से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं पहले हम उनको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप जानते होंगे कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, अगला पॉइंट है त्रिभुज में तीन शीर्ष तथा तीन कोण होते हैं। ठीक है, ये वाले जो है तीन शीर्ष हैं और ये जो है तीन कोण हो गए। ठीक है, ये नॉर्मल बात है, आपको पता होगी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के ये जो तीन अंतः कोण हैं इनका योग जो है वो कितना होता है दोस्तों? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज के बाहर बने कोण को बहिष्कोण कहते हैं। त्रिभुज की किसी एक भुजा को फिलहाल जो है मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूं। ठीक है, किसी भी भुजा को बढ़ाया जाए तो त्रिभुज के बाहर ये वाला बने कोण को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं बहिष्कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बहिष्कोण की जो प्रमेय है, मतलब बहिष्कोण से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं समझ लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि बहिष्कोण जो है उससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो बहिष्कोण है वो इस जस्ट एडजेसेंट एंगल, उसका जो तुरंत पड़ोसी एंगल उसको छोड़ के इन दोनों का योग होता है दोस्तों, a प्लस बी। ठीक है, इन दोनों का योग होता है ये आपका ए सी, इसको पॉइंट ले लेते हैं डी, ए सी डी। ठीक है ना, एंगल ए सी डी। बहिष्कोण जो है वो इन दोनों का योग होता है। ठीक है ना, अब एग्जांपल से समझ लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए ये अगर 70 डिग्री है और ये अगर 50 डिग्री है तो फिर ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों का योग होता है ये। ठीक है, ये तो आपकी बहिष्कोण प्रमेय हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर हम ले लें, ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 3 4 5, मान लो दो भुजाएं हमने ले ली 3 और 4, इनका जो योग है 3 और 4 7, तीसरी भुजा 5 से बड़ा आएगा। ठीक है ना, तो 3 और 4 7, 5 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 और 4 लेते हैं 9, 3 से बड़ा है। अब यहाँ 5 और 3 लेते हैं 8, 4 से बड़ा है। मतलब कहने का है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इससे भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन हो सकता है, वो हम अगले वीडियो में क्वेश्चन जो बनाएंगे वो वहां से आप लोग जो है इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और यहीं पे समझ लेते हैं दोस्तों कि जैसे किसी भी त्रिभुज की भुजाएं अगर दे रखी हैं, तीनों भुजाएं अगर दे रखी हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए, जैसे ये कोण त्रिभुज का नाम जो है ए बी सी है। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए कि बताइए कौन सा कोण सबसे बड़ा है, इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं त्रिभुज की जो भुजाएं होती है ना, तो इनमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके जस्ट सामने वाला जो कोण है वो बड़ा होता है। सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा 5 है तो 5 के सामने वाला जो कोण है ये वाला, ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब सबसे छोटी भुजा यहाँ पे है 3, तो इसके सामने वाला जो कोण है ये सबसे छोटा होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है ना, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, समझ लेते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, मान के चलिए एक आपका ट्रायंगल एबीसी है
ठीक है ना। अगर इसकी सभी भुजाएं सभी बराबर है, मान के चलो ये ए है, दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है, मतलब तीनों भुजाएं अगर बराबर माप की हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है कोई भी भुजा जो है एक दूसरे के बराबर ना हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं दोस्तों, जैसे कोई त्रिभुज एबीसी है जिसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है, कि विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, ठीक है ना। अगला पॉइंट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है दोस्तों, समान दो भुजाएं, ठीक है ना। दो भुजाएं कम से कम समान है, तीसरी भुजा जो है वो समान नहीं, अलग है, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन से त्रिभुज को, जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है और इसमें एक ये और एक ये दो भुजाएं समान हैं, तीसरी भुजा अलग है, तो ये आपका त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। दूसरा अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा समकोण त्रिभुज। तो समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल से मतलब फिगर से इसको थोड़ा समझ लीजिए। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से छोटे हों। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से छोटे हों, ठीक है। ये कोण मान के चलो 60 डिग्री, ये आपका मान के चलते हैं जैसे 50 डिग्री, ठीक है, और ये 70 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका त्रिभुज है जिसके सभी कोण जो है 90 डिग्री से छोटे हैं। इस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, ठीक है। कम से कम एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, ठीक है। जैसे ये आपका 120 है, ठीक है ना, 120 अंश, और मान के चलिए कि ये आपका 30 अंश है और ये भी हम मान लेते हैं 30 अंश, ठीक है। तो ये आपका जो त्रिभुज है ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें कम से कम एक कोण ऐसा है जो 90 अंश से बड़ा है। कोई सा भी एक कोण 90 अंश से बड़ा होना चाहिए। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों में एक कोण 90 अंश का अगर है तो वो समकोण त्रिभुज है। जैसे ये इसमें ये कोण, जैसे एक कोण कम से कम अगर 90 अंश का अगर आ गया, फिर ये दोनों चाहे कितने के भी हों कोई दिक्कत नहीं है, बट मान के चलो इसको मैं मान लेता हूँ 30 अंश और इसको मान लेता हूँ 60 अंश। तो ये वाला जो त्रिभुज है वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी होती है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे त्रिभुज आपके जो है इस तरीके से कुछ कंडीशंस मैं यहाँ पे बना दूं कि कुछ कंडीशंस जो है वो ये हो सकती हैं। एक तो ये कंडीशन है और एक कंडीशन जो है ये है, ठीक है, और एक कंडीशन और है ये 90 डिग्री एंगल। तो मैं इन तीनों त्रिभुजों की बात करूंगा। इन तीनों त्रिभुज में जो ऊंचाई है वो क्या होगी। देखो ऊंचाई जो है हमेशा करस्पॉन्डिंग बेस मतलब आधार के अकॉर्डिंग हम ऊंचाई बताते हैं कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम आधार कौन सा ले रहे हैं, जो आधार ले रहे हैं उसी के हिसाब से हम ऊंचाई बता पाएंगे, ठीक है ना। मान के चलो कि ये त्रिभुज है जिसमें हम आधार ये ले रहे हैं, इस तरीके से ये वाला आधार ले रहे हैं, ठीक है। तो इस आधार पर जो लंबवत रेखा है जो सामने वाले शीर्ष को मिलाती है, मतलब इस शीर्ष से इस भुजा पर डाला गया लंब जो 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये जो है इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, ठीक है। मान के चलो ये आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी होगी। मैंने क्या कहा कि ऊंचाई हमेशा जो बेस हम लेते हैं उस बेस पर एक हम लंबवत रेखा ड्रॉ कर देते हैं सामने वाले शीर्ष से, ठीक है। जैसे ये आपका आधार था, इस भुजा पर हमने लंबवत रेखा खींच दी, लेकिन कहां, सामने वाले शीर्ष से खींचेंगे। भाई लंबवत रेखा तो यहाँ पे भी हो सकती है, ये 90 डिग्री के एंगल बना रही, बट ये ऊंचाई नहीं हो सकती ना। सामने वाले शीर्ष से उस
आधार पे डाला गया लंब ऊंचाई का काम करती है, ठीक है ना। तो ये जो है ऊंचाई का काम नहीं करेगी। अब बात करें इसकी, तो इसमें ये लंबवत रेखा है दोस्तों, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फिर ये ऊंचाई का काम करेगी। ये ऊंचाई इस त्रिभुज की होगी कब, अगर हम आधार ले रहे हैं ये, ठीक है, ये अगर आधार ले रहे हैं तो फिर ये ऊंचाई होगी। अगर हम ये आधार लेंगे तो ये लंबवत रेखा होगी, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। अगर हम ये आधार लेंगे, ठीक है, तो ये इस भुजा पर इस शीर्ष से हमें लंब डालना पड़ेगा इस तरीके से, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये आधार लेंगे तो फिर ये जो है ऊंचाई का काम करेगी, ठीक है ना। अब जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ऊंचाई के मतलब कैसे हम समझ पाएंगे, तो दोस्तों ध्यान से समझना। अगर हम आधार ये ले लें, ठीक है, ये अगर हम आधार लेते हैं तो ऊंचाई इसी आधार पर लंबवत रेखा जो सामने वाले शीर्ष से हम ड्रॉ करेंगे। बट इसके सामने कोई शीर्ष है ही नहीं, इसके सामने वाला जो शीर्ष इस भुजा के जो अपोजिट, इसके भुजा के सामने वाला शीर्ष है इधर। अब यहां से अगर हम लंब डालते हैं दोस्तों, ठीक है, यहां से अगर हम लंब डालते हैं तो दोस्तों इस तरीके से डालेंगे, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस भुजा को हम आगे प्रोड्यूस कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेस हमारा यही रहेगा। लेकिन इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ाने पर यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये ऊंचाई हो जाएगी, लेकिन आधार यही रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि किसी भी त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकती है, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है ना। त्रिभुज का केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है ना। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा होगी, मतलब इनका कहना है कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं उनको हम ड्रॉ कर दें तो उन माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, कटान बिंदु है, वही जो है उस त्रिभुज का केंद्रक होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो माध्यिका है वो है क्या, ठीक है। तो यहाँ फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं, वहां से समझते हैं दोस्तों। जैसे हमने कोई एक फिगर ड्रॉ कर लिया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC, ठीक है ना। तो माध्यिका का मतलब समझिए कि शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो माध्यिका होती है। मान लीजिए इस BC रेखा का जो जस्ट बीच का पॉइंट है वो D मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को जो हमने मिला दिया, एक रेखाखंड मुझे AD मिला, तो ये दोस्तों है माध्यिका, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से उसके सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब जो है इस टाइप से दे सकता है, आपसे कहा जाए कि BC का मिड पॉइंट D है, तो आप तुरंत कहेंगे कि AD एक माध्यिका है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में इन्होंने D जो है उन्होंने कह दिया कि D जो है BC का मिड पॉइंट है, तो आप तुरंत कह देंगे कि AD जो है वो माध्यिका है, ठीक है ना। अब समझिए दोस्तों ये AD माध्यिका है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है ये भी माध्यिका हो गई। इस शीर्ष से इसके सामने वाली जो भुजा थी उसके जस्ट बीच के पॉइंट को मिलाने वाली रेखा दोस्तों ये भी माध्यिका होगी। तो ये तीन मैंने माध्यिकाएं ड्रॉ कर ली। ये DEF मैंने जो पॉइंट है मिड पॉइंट DEF हमने लेट कर लिए, ठीक है ना। तो AD BE CF जो है इस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, और इनके जो कटान बिंदु जो है इसको हम केंद्र कहते हैं, जिसे हम बेसिकली G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये त्रिभुज का केंद्रक है, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर ये क्या होता है? किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। मतलब फिगर से समझिए कि जैसे मैंने कोई ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया, ABC, तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से, मतलब शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा, इस शीर्ष के सामने वाली भुजा BC है, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डालेगी लंब, ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम
हर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या करेंगे, लंब ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम इलेक्ट कर लेते हैं और इससे इस सामने वाली भुजा पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सी से इसके सामने वाली भुजा पर हमने परपेंडिकुलर लंब डाल दिया। तो इन लंबों के कटान बिंदु को, इन लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को दोस्तों हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया किसी त्रिभुज का लंब केंद्र। अगला है अंतः केंद्र। किसी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों के समद्य भाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। समझिए दोस्तों, फिगर से कोई ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया ABC, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा है कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों के समद्य भाजक, अंतः कोणों के समद्य भाजक, तो ये जो आपका कोण है B, इसका समद्य भाजक हम ड्रॉ करेंगे। मतलब ये कोण अगर 60 अंश का है तो 30-30 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, समद्य भाजक ड्रॉ कर दिया, किसका, इस वाले कोण का, ठीक है ना। इसी तरीके से इस वाले कोण का समद्य भाजक हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस वाले कोण का हम समद्य भाजक ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने तीनों अंतः कोणों के समद्य भाजक ड्रॉ कर दिए, खींच दिए। इसका समद्य भाजक ये खींच दिया, इसका ये, इसका ये। तो इन समद्य भाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको हम दोस्तों कहते हैं क्या, इसको कहते हैं अंतः केंद्र, ठीक है ना। ये आपका अंतः केंद्र ये कहलाएगा, ठीक है। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इनको हमने मान लिया DEF, ठीक है ना। अब हम अगर इसको सेंटर लेके, ये रेडियस लेके अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो दोस्तों सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब DEF को टच करेगा, ठीक है ना, DEF को टच करेगा। ये प्रॉपरली फिगर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, रफली है। तो कहने का मतलब है कि ये जो यहां से जो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये समद्य भाजकों का, वहां से D या फिर E या फिर F को रेडियस लेके अगर सर्कल ड्रॉ करें तो ये DEF जो है इनको टच करेगा ये सर्कल। तो ये आपका जो पॉइंट है, इसको हम इन सेंटर या अंतःकेंद्र कहते हैं। अगला है दोस्तों पॉइंट परिकेंद्र। किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। ध्यान से समझना है इसको दोस्तों। जैसे कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 भुजाएं हैं AB, BC और CA। इन तीनों भुजाओं के लंबार्धक हम ड्रॉ करते हैं। लंबार्धक का मतलब है दोस्तों कि हम लंबवत भुजा को ड्रॉ करेंगे और बराबर बराबर भागों में ये भुजा बट जाएगी, ठीक है ना। जैसे किसी भी मान लो BC का मैंने जो है लंबार्धक ड्रॉ किया ये, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये पार्ट के बराबर हो जाएगा, समद्य भाजक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से AC का मैंने खींचा ये लंबार्धक, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने ये CF जो है AB का खींच दिया। तो इन लंबार्धकों का समद्य भाजक जो पॉइंट है, ठीक है ना, प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो इसको हम कहते हैं परिकेंद्र। एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों कि उस परिकेंद्र से किसी भी त्रिभुज के पॉइंट को ले लिया जाए, C, A या B, किसी एक को लेके त्रिज्या लेके अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो तीनों शीर्ष जो है वृत्त के उनसे गुजरेगा वो सर्कल, इस तरीके से जैसा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया। जैसे यहाँ से A जो आपका वर्टेक्स है, शीर्ष है, वहां तक की डिस्टेंस लेके अगर सर्कल को ड्रॉ करें तो वो तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ सर्कल हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को दोस्तों हम कहते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। अब समझते हैं दोस्तों दो त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब कॉन्ग्रुएंसी जो है उसके रूल्स जो हैं वो क्या हैं, वो पहले तो हम रूल्स लिख लेते हैं। SSS, सेकंड है SAS और थर्ड है ASA, फोर है आपका AAS और 5 है RHS। ठीक है दोस्तों, ये 5 रूल्स हैं, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। इनका मतलब क्या है, S का मतलब है साइड और A का मतलब है एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, ठीक है ना। साइड एंगल साइड, भुजा कॉर्ड भुजा, ठीक है। इस तरीके से रूल्स हैं ये।
एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और आपका लास्ट है RHS का मतलब है, ये मैं आपको बता दूं, R का मतलब है यहाँ पे दोस्तों राइट एंगल, ठीक है ना। राइट एंगल का मतलब है दोस्तों 90 डिग्री, H का मतलब है हाइपोटेनस मतलब कर्ड, ठीक है, और S का मतलब आपको पता है साइड, ठीक है। तो ये रूल्स जो है कैसे अप्लाई होते हैं मैं इनको थोड़ा सा समझा देता हूं फिगर के माध्यम से। जैसे दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, A B C और P Q R, इनकी जो साइड्स गिवन है 4 5 6 4 5 6, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना है कि मतलब जो है कॉन्ग्रुएंट जब ये ट्रायंगल हो जाते हैं मतलब सर्वांगसम है, वो कैसे पता चलेगा। और अगर हमने प्रूफ कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हैं, ठीक है ना, तो फिर इनका लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो समझते हैं, देखो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे कि इसकी जो भुजाएं हैं उनकी जो मापें हैं वही इनके त्रिभुज की जो है भुजाओं की मापें हैं। तो मतलब यहाँ पे भुजाएं जो है बराबर दिख रही हैं और यहाँ पे केवल भुजाओं की बात चल रही है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे साइड 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 रूल अप्लाई होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, एंगल तो गिवन ही नहीं है, यहाँ पे तीनों साइड ही गिवन है और वो इक्वल भी है। तो अब हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पे संगत भुजा, ठीक है ना। संगत भुजा का मतलब है कि यहाँ पे जो साइड AB है, यहाँ पे जो साइड AB है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, मैंने यहाँ पे यूनिट को नहीं लिखा, ठीक है, आप समझ जाएंगे यूनिट कुछ भी हो सकती है। AB जो है वो आपका 4 है, तो इसमें 4 कौन सी भुजा है, तो इसमें भुजा QR जो है वो है 4, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल QR, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB इज इक्वल QR, ठीक है ना। 4 को आप लास्ट में लिखते हैं या फिर ये जरूरी नहीं है कि आप 4 को भी लिखें। इसी तरीके से BC किसके इक्वल है दोस्तों, BC 5 है, तो 5 अब कौन है, RP, तो BC किसके इक्वल है, RP के इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पे CA किसके इक्वल है, CA यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे मतलब 6 कौन है, PQ, ठीक है ना। तो यहाँ पे CA जो है वो PQ के इक्वल आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि यहाँ पे मुझे सभी साइड्स जो है इक्वल मिल रही हैं, ठीक है ना। तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मुझे इक्वल मिल रही हैं, यहाँ पे केवल साइड की बात चल रही है, तो साइड 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 रूल अप्लाई होगा, ये तो कंफर्म है। तो हम लिख सकते हैं साइड 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 जो है यहाँ पे नियम अप्लाई हुआ है, तो साइड 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 नियम से हम अब कॉन्ग्रुएंट इनको लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुजों को। लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो ट्रायंगल ABC है वो सर्वांगसम है, सर्वांगसम का जो साइन है वो ये होता है, ठीक है, सर्वांगसम का साइन ये होता है। ये होता क्या है, ये साइन बना क्यों है, मतलब किस प्रकार का साइन है, इसका मीन्स क्या है, वो मैं जो है बाद में अभी समझा दूंगा। तो समझिए कि ABC जो है वो सर्वांगसम है, किसके सर्वांगसम है, PQR के नहीं, हमें संगत भुजाओं के हिसाब से लिखना है। AB किसके बराबर था दोस्तों, QR के, तो मैंने अगर यहाँ पे AB पहले लिखा तो हम यहाँ पे QR लिखेंगे पहले, बाद में P आ जाएगा। तो ABC जो है सर्वांगसम है त्रिभुज QRP के, न कि आप PQR लिखेंगे, ठीक है। हालांकि आप सोचेंगे नहीं ABC जो है PQR है, लिखने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कई जगह लिखा होता है, बट जो प्रॉपरली जो मेथड है वो यही है, हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। AB भुजा अगर 4 है तो हम दूसरे त्रिभुज में 4 कौन सी भुजा की माप है वही लिखेंगे। अगर हम यहाँ AB ले रहे हैं तो हम यहाँ QR ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हमने BC 5 लिया तो हम देखेंगे RP जो है 5 है। ऑर्डर देखिए, मैं इस तरफ चल रहा हूँ, AB फिर BC फिर CA, तो उसी तरीके से 4 5 6 इस हिसाब से लिया, तो इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग आपको समझ में एकदम से आ जाएगा करस्पॉन्डिंग कौन किसके हैं। मैंने 4 से स्टार्ट किया, फिर 5 आई, फिर 6, तो 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 5 की तरफ जाएंगे, फिर 6, तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है समझ में आ जाती हैं। AB की करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा QR है, BC के RP है और CA का PQ है, ठीक है। इसी बेस पे, इसी आधार पे हम जो है ये आपका जो यहाँ पे लास्ट में लिखने का जो तरीका होता है वो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
क्यू आर पी। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम कुछ और रूल्स हैं, इनको भी थोड़ा सा फिगर से, एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों ये दो फिगर गिवन है एबीसी एंड पीक्यूआर। ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि इनमें दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। ठीक है ना, दोनों में। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि साइड एंगल साइड रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, चाहे आप इसको देख के समझ जाएंगे या फिर इससे भी देख के समझ जाएंगे। साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड किधर से भी देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साइड एंगल साइड वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पे किस तरीके से जो भुजाएं या एंगल जिस हिसाब से मैं इसमें ले रहा हूँ, उसी प्रकार से मुझे उस दूसरे ट्रायंगल में वही साइड्स और एंगल्स लेने हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं साइड एंगल साइड अगर मैं अप्लाई करूं तो पहले 5 लेंगे, फिर इधर आएंगे, उसके बाद इधर आएंगे। मतलब हमारे राइट करने का जो मेथड है वो इस तरीके से होगा। ठीक है ना, आप पहले बी से ए की तरफ जाएंगे, फिर ए से सी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो वही तरीका आपको वहां यूज करना है कि पहले हम ले क्या रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो पहले हम 5 लेंगे, उसके बाद में फिर हम एंगल लेंगे, तो उसके बाद एंगल की तरफ आएंगे, फिर हम 6 लेंगे, फिर हम 6 की तरफ जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये मेथड हो गया चलने का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, संगत भुजाएं या संगत कोण किस तरीके से हमें देखने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, बी ए लिखेंगे। बी ए मतलब 5 किसके इक्वल है, आर क्यू के। ठीक है ना, आर क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है। इसके बाद में यहाँ एंगल ए है 60 डिग्री और यहाँ पे एंगल क्यू है 60 डिग्री। ठीक है ना, इसके बाद में फिर ए सी यहाँ पे 6 है। ठीक है ना, ए सी यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्यू पी 6 है। ठीक है, तो ये मैंने करस्पॉन्डिंग के हिसाब से इसको लिखा। अब आप देखो यहाँ पे मान के चलो कि मैं 5 और 60 डिग्री उसके बाद 6 ले रहा हूं, तो अब पहले आप पी क्यू 6 60 डिग्री फिर 5 ले लें तो फिर उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमने यहाँ 5 लिया तो हमें यहाँ 5 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे 5 आप बी ए लिख रहे हो तो फिर यहाँ पे आप जो है आर क्यू लिखो। हाँ, एक चीज और है कि अगर आपने बी ए को ए बी अगर लिख दिया, ठीक है ना, तो आप इसको क्यू आर लिखेंगे क्योंकि मैंने एंगल जो है एंगल के हिसाब से मैं देखो मेरा जाने का तरीका ये है और मैं इधर को लिख रहा हूं, तो फिर यहाँ पे भी वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। साइड्स को आप ए बी को बी ए करके लिख सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले आप कौन सी साइड ले रहे हो, कौन सा एंगल ले रहे हो, फिर उसके बाद में फिर कौन सी साइड या कौन सा एंगल ले रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल में हमें लेना पड़ता है। नाम आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बी ए का ए बी लिख दो चलेगा, यहाँ पे क्यू आर का आर क्यू लिख दो चलेगा, लेकिन फिर साइड के बाद कौन सा पार्ट आप ले रहे हो वो संगत उसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि हम किसी भी साइड का नाम उल्टा क्यों लिखें, हम ए बी क्यों लिखें, हम इधर को जा रहे हैं तो हम बी ए ही लिखेंगे ना। तो इस तरीके से अगर आप ये करस्पॉन्डिंग अगर साइड्स या एंगल लिखते हैं ना तो 100% कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जा सकता। बट अगर आपने उल्टा करके लिख दिया तो हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप गलत वहां पे टिक कर दें एग्जाम में। इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि जो ऑर्डर हम इधर ले रहे हैं वही ऑर्डर हम दूसरे फिगर में लें। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है बी ए जो इक्वल है आर क्यू के, एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है, इसके बाद ए सी जो है क्यू पी के इक्वल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी एक ट्रायंगल को देख लो कि हम क्या क्या ले रहे थे, साइड एंगल साइड हमारा रूल हो गया दूसरा वाला। ठीक है, और इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिखने का तरीका क्या है, वही जो पिछले में साइड में मैं बता चुका हूँ। तो हम जिस तरीके से यहाँ ले रहे थे उसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, बी ए सी ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, आर क्यू पी के। ठीक है ना, आर क्यू पी, जैसा कि बी ए पहले 5 फिर एंगल ए, तो यहाँ पे पहले 5 आर क्यू फिर एंगल क्यू उसके बाद क्यू पी, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे ए सी आया था। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। बाई चांस अगर आपका ऑप्शन ये नहीं दे रखा है तो हो सकता है ये दे रखा होगा ए सी बी। ठीक है ना, सॉरी ए सी बी। ठीक है, पहले ये दो लिखे उसके बाद भी लिखा, तो आप वही यहां पे कर दीजिए क्यू पी आर। ठीक है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फिर यहां आप संगत
पॉइंट्स संगत भुजाओं के आधार पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई ना कोई आपको ऑप्शन सही करेक्ट मिल जाएगा। तो ये था कॉन्ग्रुएंट लिखने का तरीका, सर्वांग सम लिखने का तरीका। और अब बाकी के जो नियम है वो तो आप समझ गए होंगे कि बाकी के नियम भी इसी तरीके से लगते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं जिन फिगर में जो कंडीशन अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने 2 आपको रूल बता दिए वैसे ही ये अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल में 2 एंगल दे रखे होंगे और उसके बीच की साइड दे रखी होगी, ठीक है ना। एंगल एंगल साइड में क्या है कि 2 एंगल दे रखे होंगे और एक साइड जो है बीच वाली नहीं होगी, फिर या तो ये होगी या फिर ये होगी। एंगल एंगल साइड या फिर एंगल एंगल साइड, किधर से भी हो सकता है, ठीक है ना। आरएचएस का मतलब समझ गए होंगे कि ऐसे 2 ट्रायंगल दे रखे होंगे जिसमें एक 90 डिग्री का दे रखा होगा एंगल, दोनों में सेम, ठीक है ना, 90 दोनों में होंगे। इसके बाद में हाइपोटेनस जो इसका होगा वही दूसरे वाले का होगा, और साइड जो आपकी एक साइड कोई ना कोई जो है बिल्कुल इक्वल गिवन होगी, तो वहां से आरएचएस रूल हम कह सकते हैं, उसमें आरएचएस रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये था कॉन्ग्रुएंसी का जो है रूल्स का क्या मतलब, किस तरीके से हम लिखते हैं और किस तरीके से करस्पॉन्डिंग होती है संगत भुजाएं या संगत कोण, तो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे सर्वांग समता के साथ साथ में अब हम समरूप की बात कर लेते हैं कि 2 त्रिभुज जो हैं उनकी समरूपता कैसे होगी, उनकी समरूपता के रूल्स जो है वो क्या हैं। 2 त्रिभुजों की समरूपता, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। सर्वांग समता और समरूपता। सर्वांग समता का मतलब होता है सर्वांग सम। थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद करके देखो आप। सर्व माने सभी अंग, जितने भी पार्ट्स ट्रायंगल के सम समान होते हैं। मतलब ऐसे 2 ट्रायंगल जिनमें सब कुछ समान होगा, मतलब अगर एंगल दे रखे हैं, ठीक है ना, उसके साइड साथ साथ साइड्स भी वहां पे जो है इक्वल दे रखी होंगी, तो वहां पे सभी जो है समान होते हैं। 2 ट्रायंगल जिसमें सब कुछ बराबर हो, कहने का मतलब ये हो गया वो सर्वांग सम हो गए। सिमिलरिटी मतलब समरूपता, दिखने में एक जैसे, मतलब समान रूप हो, ठीक है ना, समान रूप है तो वो सिमिलरिटी की बात करते हैं, समरूपता की बात करते हैं। और जिसमें सभी अंग यानी सभी साइड्स या फिर एंगल सभी बराबर हैं, सभी साइड्स भी बराबर है। देखो एंगल बराबर होने से 2 ट्रायंगल सर्वांग सम नहीं होते, बट यहाँ पे जो है सभी अंग समान, मतलब सभी भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो आपके जो है सर्वांग सम होते हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पे सर्वांग सम और समरूपता में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम बताएंगे समरूपता कैसे हम निकाल पाएंगे, कैसे हम समझ पाएंगे कि गिवन ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हैं या फिर नहीं है। उनके भी कुछ रूल्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो हम इन दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं ये है क्या। जैसे यहाँ पे 2 ट्रायंगल हमने ले लिए ABC और PQR, ठीक है। इसमें ABC में ये 4, 5, 6 है और इसमें भी हमने 4, 5, 6 लिख दिया। यहाँ पे सभी साइड्स जो है इक्वल है, तो फिर ये जो आपके 2 ट्रायंगल हैं ABC वो कॉन्ग्रुएंट हैं PQR के, मतलब सर्वांगसम है, ठीक है। और जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो तो दिखने में भी एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। जो त्रिभुज सर्वांगसम हमने प्रूफ कर लिया, ये जो 5 रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने अगर 2 ट्रायंगल ढूंढ लिए कि अरे ये तो सर्वांगसम है, तो भाई साहब जो सर्वांगसम है तो वो दिखने में भी एक जैसे होंगे। तो जितने भी ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं वो तो हम उनको समरूप भी कह सकते हैं, ठीक है। सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब सिमिलर ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसका नाम मैंने रख दिया X, Y, Z, और एक और हमने ट्रायंगल ले लिया जिसका मैंने नाम रख दिया D, E, F, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल ऐसे हो सकते हैं कि जो दिखने में एक जैसे हो बट वो बराबर नहीं होंगे। हो सकता है एक बड़ा हो दूसरा छोटा हो, है ना, मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं, हाँ, लेकिन दिखने में एक जैसे अगर हैं तो वो सिमिलर होते हैं, समरूप ट्रायंगल होते हैं। लेकिन हम ये कैसे जान पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है समरूप हैं, उसके क्या क्राइटेरिया है, वो हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए, उसके रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। कैसे हम समझ पाएंगे कि 2 गिवन ट्रायंगल्स जो हैं वो आपके सिमिलर हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे आपको कुछ नहीं देखना है,
वहां पे अगर ये वाली कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, मतलब अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो रहे तब तो वो हम डायरेक्टली समरूप कह देंगे क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है। जो सर्वांगसम है वो देखने में भी एक जैसे होंगे, ठीक है। अगली बात कि अगर वो सर्वांगसम नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा है, अगर इस तरीके से अगर त्रिभुज दे रखे हैं तो हमें एंगल्स देखने होते हैं। अगर आपको तीनों एंगल इक्वल मिल जाते हैं तो वो सिमिलर होंगे, दिखने में एक जैसे होंगे। सर्वांगसम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर केवल दो एंगल मिल जाए, जरूरी नहीं है तीन मिले, केवल दो एंगल मिल जाए इक्वल, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि वो दो जो ट्रायंगल दे रखे हैं वो कैसे हैं, सिमिलर है, समरूप है, ठीक है। मान के चलो ये आपका 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, इसमें भी कहीं ना कहीं अगर 50 डिग्री एक दे रखा है, दूसरा 60 डिग्री अगर दे रखा है, ये वाला 60 ये वाला 50, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो तो हम संगत हो जाए या संगत कोण आराम से देख लेते हैं, मैंने बता दिया कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे 50 और 60 डिग्री एंगल, दो एंगल दे रखे हैं, वही एंगल सामने वाले छोटे से ट्रायंगल में भी वही दो एंगल है 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो दो एंगल अगर आपको इक्वल मिल जाए तो आप वहां तुरंत कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, ठीक है ना। लिखने का तरीका क्या है दोस्तों वो समझ लीजिए। अगर मैं इसको एक्स वाई जेड लिखता हूं, इस वाले ट्रायंगल को मैं अगर एक्स वाई जेड लिखता हूं, जैसे ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सिमिलर है किसके, इस वाले ट्रायंगल, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, तो इसी के हिसाब से लिखेंगे, संगत भुजाओं को और संगत कोणों को देखते हुए चलेंगे। मैंने x पहले लिया जहां पे कोई भी एंगल नहीं लिखा था, या फिर ऐसे समझ लो कि ये 50 और ये 60 है, मतलब कितना हो गया 110, ये 70 हो जाएगा, तो 70 वाला यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, f, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 50 और 60 है तो ये वाला 70 बचेगा, तो f पहले लिखेंगे। यहाँ पे x पहले लिखा तो यहाँ पे हम त्रिभुज में f पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने 50 डिग्री वाले को लिया था y, तो हम 50 डिग्री वाले को लेंगे d, ठीक है ना, उसके बाद e। तो ये आपका लिखने का तरीका हो गया। अब इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, केवल ये वाला सिंबल होता है, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से बना होता है, ये वाली लाइन ऐसे होती है, जैसे कह सकते हो उल्टा s, ठीक है ना, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सिमिलर का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या था, कॉन्ग्रुएंट में दोस्तों ये था, और सिमिलर में क्या है, केवल ये, ठीक है। अब इनको तुम थोड़ा सा देख लो कि इनका मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंट में दोस्तों इक्वल भी होते हैं और दिखने में एक जैसे भी होते हैं, सिमिलर, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन ये था। और ये जो सिमिलरिटी की बात चल रही है, इसमें केवल दिखने में एक जैसे होते हैं, बराबर नहीं होते, मतलब सभी पार्ट बराबर नहीं होते, दिखने में एक जैसे होते, तो ये वाला साइन। और वो सर्वांगसम में क्या था कि दिखने में एक जैसे भी थे और इक्वल भी थे, इसलिए सर्वांगसम था, तो इसका ये साइन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी के ये वाले साइन है, और हमने बता दिया कि लिखने का तरीका भी इनका क्या होता है। फिर से समझ लीजिए, सिमिलरिटी केवल देखने के लिए हमें क्या करना होता है, दो जो त्रिभुज दे रखे हैं उनमें हमें केवल एंगल्स देखने होते कम से कम दो, ठीक है। अगर तीनों एंगल इक्वल दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज केवल दो एंगल आपको किसी भी तरीके से इक्वल मिल जाए, या दो एंगल अगर इक्वल दे रखे हैं तो भी आप वहां उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था यहाँ पे कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी का और सिमिलरिटी का। इसके क्वेश्चंस जो है किस टाइप से एग्जाम के लिए बनते हैं वो मैं अगले वीडियो में जब इससे संबंधित जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो उसी प्रकार के क्वेश्चन लूंगा जो जिस प्रकार के मतलब एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अभी हमने सीखा कि दो ट्रायंगल कैसे हम पता कर पाएंगे कि वो सर्वांगसम है, कैसे हम पता कर पाएंगे कि वो समरूप है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि मान के चलिए क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया कि दो ट्रायंगल जो गिवन ट्रायंगल हैं वो सर्वांगसम है या फिर समरूप है, तब क्या कंडीशन होगी, उसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब क्या उसके रूल्स बनेंगे, ठीक है ना, वो समझिए, ठीक है। जैसे दो ट्रायंगल आपके सर्वांगसम है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे वो लिख लेता हूँ कि जैसे दो ट्रायंगल आपके ABC और ट्रायंगल DEF, ठीक है ना, अगर दोनों सर्वांगसम हैं, ये वाला साइन दे रखा है मतलब सर्वांगसम है, तो यहाँ पे जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जितनी संगत भुजाएं बराबर होंगी, जितने संगत कोण हैं बराबर होंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसका मतलब हो गया। अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब AB DE के बराबर होगा, BC EF के बराबर होगा, AC DF के बराबर होगा, एंगल A
एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका मतलब हो गया किसका, सर्वांग सम का। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम दे रखे हैं तो उनके ऑप्शंस जो भी दे रखे होंगे वहां पे आप तुरंत जो है आंसर सही से टिक कर देंगे कि वहां पे या तो भुजाएं बराबर दी गई होंगी या कोण भी बराबर दिया गया होगा, जो भी वहां पे बराबर दिया गया हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे इस तरीके से वहां पे कौन किसके बराबर है, कौन भुजा किसकी उसकी जो संगत भुजा है वो कौन सी संगत भुजा के उसको बराबर लिखा है उसमें, तो वो आप वहां पे चेक कर पाएंगे सही ढंग से। ठीक है ना, तो ये तो था सर्वांग सम का। ठीक है, अब समरूप का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दो त्रिभुज आपके एबीसी और डीईएफ अगर समरूप हैं, केवल ये वाला साइन उन्होंने अगर दे रखा है क्वेश्चन में, उन्होंने कहा कि दो त्रिभुज जो हैं एबीसी और डीईएफ समरूप हैं, ठीक है ना, तब क्या कंडीशन बन सकती है, क्या क्या ऑप्शन गिवन हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भुजाएं बराबर तो होती नहीं है, क्योंकि वो दिखने में एक जैसे होते हैं। हो सकता है एक छोटा हो और बड़ा हो, जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो। बराबर है तब तो समरूप है ही है, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो छोटे बड़े हों, कोई भी आकृति हो सकती है, समरूप हो सकती है। ठीक है ना, तो अभी मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं। दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ अगर समरूप हैं तो यहाँ पे इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है ना, यहाँ भुजाएं तो बराबर होती नहीं है, बट संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कैसे लिखेंगे, ए बी अगर यहाँ पे भुजा लिए तो ए बी के संगत डीई अपॉन में रखेंगे। ठीक है ना, इक्वल होगा किसके, अगर हमने यहाँ पे बीसी लिया, कोई सी भी संगत भुजा का अनुपात लिख देंगे। अगर यहाँ बीसी लिया तो बीसी के अनुपात में ईएफ आएगा। ठीक है ना, अनुपात को पता है, अपॉन में लिखते हैं। अगर हमने यहाँ पे एसी लिया तो अपॉन में उसी तरीके से डीएफ आएगा। मतलब यहाँ पे भुजाएं इक्वल नहीं है, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर है। कहाँ, सिमिलरिटी में, जब दो त्रिभुज समरूप हैं तब। अच्छा, एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना, एंगल बराबर होते हैं लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सपोज दैट हमने लिखा नहीं, हम बी ए लिखेंगे, बी ए तो अपॉन में ए डी लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, इस तरीके से संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। तो ये सिमिलरिटी का रूल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने दो चीजों को ऑलरेडी लिख रखा है, तो थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये भी सिमिलरिटी के रूल्स हैं। तो पहला है, अगर त्रिभुज एबीसी में यदि डीई पैरेलल बीसी, डीई बीसी के समांतर है, जैसे यहाँ पे एबीसी जो त्रिभुज है इसमें एक लाइन डीई जो है वो अगर बीसी के समांतर है, ठीक है ना, अगर ये वाली लाइन इसके समांतर है तो भी हम सिमिलरिटी का जो रूल होता है ना, भुजाओं का अनुपात बराबर कर देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए आपके, एडीई, एक तो ये छोटा, ठीक है ना, एडीई, और एक ये बड़ा वाला एबीसी, एक ये बड़ा वाला। ठीक है ना, तो एक ही त्रिभुज के ऊपर ओवरलैप कर दिया इस एडीई को। ठीक है ना, तो ये दो त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप हैं। कैसे समरूप है, मैंने कहा था कि समरूप त्रिभुज कैसे पता कर पाएंगे, कम से कम कितने कोण मिलने चाहिए, दो कोण मिलने चाहिए। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल, ठीक है ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये समांतर भुजाएं, और समांतर भुजाएं तो ये तिर्यक रेखा है, तो दोस्तों ये संगत कोण हुए और संगत कोण बराबर होते हैं समांतर भुजाओं की कंडीशन में। इसी तरीके से ये इसके बराबर है, ठीक है ना, दो कोण मिल गए। हालांकि तीसरा भी बराबर है, कैसे कि ये वाला जो एंगल है वो इस छोटे से त्रिभुज में भी आ रहा है, बड़े से त्रिभुज में भी आ रहा है, मतलब कॉमन हो गया, ओवेनिस्ट हो गया, तो तीनों एंगल बराबर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूप हो गए इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस छोटे से त्रिभुज का मैंने एडी, ठीक है, एडी अपॉन डीई अगर इसको लिखा, छोटे से त्रिभुज में हमने एडी अपॉन डीई लिखा, एडी अपॉन डीई, तो हम बड़े वाले त्रिभुज में इसी के हिसाब से हम लिखेंगे एबी अपॉन बीसी, ठीक है ना, बराबर कर देंगे एबी अपॉन बीसी। मैंने क्या कहा, समरूप में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया था एडी अपॉन डीबी, अगर मैंने इस छोटे से त्रिभुज की भुजा एडी के अपॉन में बड़े से त्रिभुज की भुजा एबी लिखी है, सॉरी यहाँ पे डीबी लिखा,
AD अपॉन DB लिखा है, कोई बात नहीं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। AD अपॉन DB लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से हम दूसरी साइड में लिख देंगे AE अपॉन AC, ठीक है ना, AE अपॉन AC, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, छोटे से त्रिभुज में मैंने ले लिया AD, अपॉन में हमने AB लिख दिया, तो इसी तरीके से हम इधर करेंगे, हमने इधर AD अपॉन AB लिखा तो हम यहाँ AE अपॉन AC लिखेंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों सिमिलरिटी के रूल्स होते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, तो वहां पे ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे अगर ये आपको समझ में आ गया तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया। अगर मैं इधर AE अपॉन ED लिखता हूं तो हमें लिखना पड़ेगा AC अपॉन CB, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हम यहाँ सिमिलरिटी चेक तो करेंगे नहीं। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में ये दे दिया इन्होंने कि एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल में एक साइड जो है इस वाली साइड के मतलब त्रिभुज की एक भुजा इस वाली भुजा के अगर समांतर है तो दोस्तों डायरेक्टली अनुपात को बराबर ढूंढ लेंगे ऑप्शन में, या फिर जैसा भी क्वेश्चन जिस टाइप का दे रखा वह तुरंत जो है हम ऑप्शन सही से टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस वाली फिगर की कि अगर कभी भी कोई भी ट्रायंगल दे रखा है जिसमें कोई सा भी एक वर्टेक्स कहीं पे भी A या B या C, तो मैंने यहाँ पे A पर एक एंगल जो था वहां से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी लाइन खींची जो ये एंगल दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। मतलब ये जो लाइन है इस एंगल A का बाइसेक्टर है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों ये सिमिलर हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं AB अपॉन BD अगर इसको लिखते हैं तो इधर हम AC अपॉन CD लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैंने AB अपॉन BD लिखा, AB अपॉन BD, तो इधर लिखेंगे AC अपॉन CD, AC अपॉन CD, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे AD अपॉन DB लिखा तो हम इसको AD अपॉन DC इस तरीके से लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम सिमिलरिटी वाला जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर कर देते हैं। कब? दो कंडीशंस यहाँ पे नहीं बनी है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ दोबारा से। अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर उसके अंदर कोई भुजा दे रखी है तो इस कंडीशन में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर किसी भी त्रिभुज में एक एंगल कोई सा भी एक एंगल उसका बाइसेक्टर अगर ड्रॉ किया हुआ है, मतलब वो माध्यिका का अगर काम कर रही है, तो इस कंडीशन में भी जो है उन भुजाओं का अनुपात, दोनों ट्रायंगल्स की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। ये था इसका कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके जो क्वेश्चंस जैसे भी बन सकते हैं, मैं वो जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें क्वेश्चन इसके मैं इसी टाइप से लेंगे, कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए और कुछ वो क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम्स में ज्यादातर बनते हैं, ठीक है।